और बाकी सब चीज़ें ठीक है कि नहीं है, इसको एक बार देख लेंगे कि सब चीज़ें ठीक है कि नहीं है। बोर्ड अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आवाज़ के बारे में आप लोग थोड़ा सा बता देंगे। ठीक, डिफरेंट साइक्लिन्स और सीडीकेज हम लोगों ने देख ली थी। और ठीक है, गुड इवनिंग। साउंड बता दे दिव्य, साउंड है ना। तो डिफरेंट साइक्लिन्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया था और सीडीके के बारे में देख लिया था कि किस किस फेजेस ऑफ साइकिल में, जैसे कि DEAB याद रखे रहेंगे तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। साइक्लिंग DEAB ऐसा याद रखे रहोगे तो आपको ध्यान पे वो हमेशा ही रहेगा। तो आपके कौन कौन से फेजेस में आप लोगों के पास साइक्लिन है और कौन कौन से फेजेस में आप लोगों के पास CDKs है, इसको आप लोग ध्यान पे रखे रहेंगे तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। आवाज़ एक बार देख लेता हूँ मैं भी। ठीक है, क्लियर साउंड लिख दिया इसमें। नहीं यार, क्लियर नहीं आवाज़। नहीं, अब ठीक आएगा क्या? एक बार आवाज़ देख लेना राकेश। ठीक तो आ रहा है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, चलो अपन लोग देखने का कोशिश करेंगे। डिफरेंट साइक्लिन्स हम लोगों ने पढ़ लिया था और डिफरेंट फेजेस के अनुसार उसके साइक्लिन्स थे। जैसे कि हम लोगों ने देखा था G1 साइक्लिन्स। ठीक है, हम लोगों ने देखा G1 साइक्लिन। उसके बाद हम लोगों ने देखा S साइक्लिन को और दूसरा हम लोगों ने देखा था M साइक्लिन। तो ये मुख्य साइक्लिन्स होते हैं। ठीक, तो इतने सारे साइक्लिन्स हम लोगों ने देख लिए था। आज दर्शकों की तादाद कम है। ठीक है, तो नीचे मैं फेजेस को लिखते जा रहा हूं। अब मान के चलो कि नीचे मैं सेल साइकिल के फेजेस को लिखते जा रहा हूं। ये आपके लिए G1 फेज हो गया। ठीक, तो यहाँ पे अपन इसको G1 कर देते हैं। यहाँ पे मैं इधर S फेज को दर्शा देता हूँ। ठीक, S फेज के बाद हमारे पास आता है G2 फेज। इसके बाद हमारे पास जो फेज आता है वो होता है M फेज। इसके बाद हमारे पास जो फेज आता है वो अगेन G1 फेज। इस तरह से हम लोगों को फेजेस देखने को मिलते हैं। एक चीज़ और आप लोग ध्यान पे रखे रहेंगे कि सेल साइकिल के जितने भी फेजेस है ना, वह कभी भी उल्टे नहीं होंगे। कि G1 के बाद आपको S फेज ही देखने को मिलेगा। G2 के बाद S फेज देखने को नहीं मिलेगा। इसी पॉइंट का फायदा उठा करके CSR ने क्वेश्चन पूछ दिया था। जो मैंने कल एरोज बनाए थे वो कभी भी आप उल्टे नहीं करेंगे।
अगर आप उल्टे कर दिए तो फिर वो दिक्कत का सामना हो जाएगा। तो सेल साइकिल के फेज जो है वो इरिवर्सिबल है, ना कि रिवर्सिबल। कि सेल का भी G1 फेज के बाद जाने के बाद वो S फेज ही जाएगा, G2 के बाद उसको ऐसा नहीं है कि वो S फेज चले जाएगा। तो सेल साइकिल के फेजेस जो है वो इरिवर्सिबल, और जिस प्रकार से मैंने सब पॉइंट्स को बनाए थे कल, वैसे ही आपको पॉइंट्स को बनाने हैं, वैसे ही एरोस को बनाने हैं। अगर आप एरोस को उल्टा कर देंगे तो वह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ को आप बहुत ध्यान से दिमाग पे रखे रहेंगे और काम को ध्यान पे रखे रहेंगे। ठीक, एक साइक्लिन हम लोग ने पढ़ा था G1S साइक्लिन। ठीक, तो G1S साइक्लिन जो है वो G1 फेज में ज़्यादा होगा और बाकी फेजेस में हम लोगों को उसका लेवल फ्लैट देखने को मिलेगा। देख सकते हैं आप। तो ये जो लेवल हुआ G1S साइक्लिन का, कि G1 और S फेज में इस साइक्लिन का लेवल हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये पीक वैल्यू को बता रहा है और ये इसके स्टेबल वैल्यूज़ को बताते जा रहा है। तो G1 साइक्लिन, S साइक्लिन जो है वो G1 और S फेज को देखो दूसरा तरीके से भी वो सेल साइकिल को आपको पूछ सकता है। इसको भी आप बिल्कुल ही ध्यान से दिमाग पे रखने का प्रयास करेंगे। ठीक, S साइक्लिन जो है G1 फेज से स्टार्ट तो नहीं होगा, लेकिन ये S फेज में इसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा। सीधी सी बात है, S फेज में जो है साइक्लिन, S साइक्लिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ये आप देख सकते हो कि S फेज में S साइक्लिन का लेवल ज़्यादा हो गया और S साइक्लिन जो है वो पूर्णतः M फेज तक काम करेगा। ठीक है, M फेज तक इसके लेवल्स रहेंगे और उसके बाद अगेन जब G1 फेज आएगा तब इसका लेवल डाउन होगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान पे रखे रहेंगे। तो जो S साइक्लिन है वो कुछ इस तरह से रहेंगे कि G1 फेज में इसका लेवल नहीं रहेगा, S साइक्लिन में S फेज में इसका मैक्सिमम लेवल रहेगा और वो साइक्लिन्स मेंटेन रहेंगे क्योंकि क्रोमोसोम को सेपरेट भी होना रहता है। फिर जैसे ही M फेज एंड होना स्टार्ट होगा तो इसका लेवल फिर फ्लैट हो जाएगा, उसके बाद फिर इसका लेवल अगेन G1 फेज में इस तरह से रह जाएगा। तो ये S साइक्लिन की बात हो गई। अब M साइक्लिन की अगर हम बात करें, M साइक्लिन अगर मैं बताऊं तो M साइक्लिन का जो लेवल है वह G2 फेज तक तो बिल्कुल ही फ्लैट कर्व हम लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि G2 फेज में M साइक्लिन एक्टिव नहीं रहेंगे। M फेज में ये साइक्लिन का लेवल ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलेगा M साइक्लिन में, M फेज में। ठीक, और मतलब G2 के एंड में हमको M साइक्लिन का लेवल ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और ये लगभग G1 फेज तक इसका लेवल थोड़ा सा हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो साइक्लिन है ये वाला है M साइक्लिन। तो डिफरेंट फेजेस में हम लोगों को साइक्लिन्स के लेवल किस तरह से देखने वाले हैं वो आप लोगों के सामने है। ठीक, तो ये जो M साइक्लिन है ये लेवल वाइज G1S और
G2 में सब पूछा जाता है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक पोर्शन इसका इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान पे रखे रहेंगे। तो इसका लेवल आपको कुछ इस तरह से फ्लैट देखने को मिलेगा, उसके बाद ये लेवल अप हो जाता है। ठीक, तो ये जो दर्शाया जा रहा है ये एक्चुअल में एम साइक्लिन है। तो आपसे वह डायग्राम बना करके ABCD का ऑप्शन दे सकता है और आपको इन चीज़ों से संभल के रहना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, G1S साइक्लिन G1S फेज में हाई होगा, उसके बाद उसका फ्लैट हो जाएगा। उसके बाद S साइक्लिन है, S फेज में ज़्यादा रहेगा, उसके बाद फिर वह ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद फिर M साइक्लिन जो है वह इस तरह से इसका लेवल हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, फ़ोटो ले लेना, इसका ग्रुप में डालते जाएंगे ताकि रिवाइज करने में आपके पास हम लोग इमेजेस भेज रहे हैं और आप इसका एक PDF लास्ट में बना लेंगे तो आपको बहुत आसान चीज़ें लगेगी। ठीक, चलो, तो ये साइक्लिन लेवल की बात है। किसी को कोई दिक्कत है तो हम ज़रूर सुन लेंगे उसकी बात को। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिफरेंट लेवल्स आप लोगों को ध्यान पे रखने पड़ेंगे। अब अपन लोग देखते हैं रेगुलेशन बाय साइक्लिन CDK। केवल साइक्लिन CDK को भी डिरेक्ट करने के लिए और कुछ प्रोटीन्स हमारे पास है, उन प्रोटीन्स को हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। तो आप लिख सकते हो रेगुलेशन ऑफ साइक्लिन CDK complexes, regulation of activity of cyclin CDK complexes। ठीक, तो आप देखो कि हम लोग एक साइक्लिन का एग्जांपल लेते हैं जिसको अपन लोग बोलते हैं M साइक्लिन। तो M साइक्लिन जो है ये हमारे पास M साइक्लिन है। इस M साइक्लिन से CDK जब बाइंड रहेगा तो फिलहाल इसको एक्टिव होना चाहिए, लेकिन ये एकदम से भी एक्टिवेट नहीं होगा, इसको कुछ और प्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो बाइंड हुए उसके बाद वो एक्टिवेशन में कुछ और प्रोटीन्स के क्यों इनएक्टिव है, क्योंकि एक, अब देखो हमेशा ही ये जब बाइंड रहेंगे तो इसको एक्टिव रहना भी ज़रूरी नहीं है, नहीं तो फिर कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो इसको एक प्रोटीन है जिसका नाम है V प्रोटीन्स, V प्रोटीन। इसका काम क्या है, ये CDK इनहिबिटर काइनेज है। M साइक्लिन के केस में आपको बता रहा हूं, ठीक, क्योंकि M साइक्लिन के केस में थोड़ा सा हम लोगों को कुछ अलग टाइप की चीजें देखने को मिलती है। ठीक, अच्छा, तो ये करता क्या है, इस साइक्लिन के साथ ये साइक्लिन हुआ, ये वाला इसके साथ CDK रहेगा, तो ये इसके बाद CDK, इस CDK में एक फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन कर देता है V प्रोटीन्स।
ठीक। और ये वी प्रोटीन्स जो है सीडीके के 15th पोजीशन पे टायरोसिन रेसिड्यूज में इस फॉस्फेट को ऐड करके रख देगा। तो ये फॉस्फेट जो है इस कॉम्प्लेक्स के लिए इनएक्टिव फॉस्फेट ग्रुप, मतलब इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को, ये कैटालिटिक एक्टिविटी को इनिबिट करके रखे रहता है। इस कारण से इसको अपन लोग बोलते हैं इनिबिटर फॉस्फेट। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनिबिटर फॉस्फेट। और इस इनिबिटर फॉस्फेट को इंट्रोड्यूस करने का काम कौन करा? वी प्रोटीन्स। वी प्रोटीन्स, ठीक। तो एम साइक्लिन कि इसके एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए किस चीज़ों की आवश्यकता होती है? वी प्रोटीन्स की आवश्यकता होगी। एम साइक्लिन और सीडीके में वी प्रोटीन्स क्या करेंगे? 15th पोजीशन में टायरोसिन रेसिड्यूज में सीडीके के वो फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे। तो ये फॉस्फेट ग्रुप इसकी एक्टिविटी को इनिबिट करता है। इस कारण से यह इनिबिटर फॉस्फेट कहलाता है। और इस वी को हम लोग सीडीके इनिबिटर काइनेज कहते हैं। ठीक, चलो अब इसको एक्टिवेट करने के लिए हम हमेशा इनिबिट भी नहीं रहेगा। सोचा रेगुलेशन कैसे हो रही है। इसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास होता है CAK, CDK एक्टिवेटिंग काइनेस, CDK एक्टिवेटिंग काइनेस। तो CDK एक्टिवेटिंग काइनेस क्या करेगा? इस साइक्लिन और CDK में, तो ये साइक्लिन हुआ और इस साइक्लिन में फिफ्टीन टायरोसिन को मैं वाई लिख सकता हूं, 1 लेटर कोड। और इस CDK में जो CAK है वो एक्टिवेटिंग फॉस्फेट को ऐड कर देता है 161 पोजीशन पे, वो भी टायरोसिन रेसिड्यू है। तो देखो हमारे पास CDK में 2 फॉस्फेट्स है। 15th पोजीशन में, देखो कभी कभार क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है, 15th पोजीशन में हमारे पास इनिबिटर है और 16th पोजीशन 161 पोजीशन में हमारे पास एक्टिवेटिंग फॉस्फेट काइनेज है। तो इससे क्या होगा? अगर जब ये फॉस्फेट ग्रुप इस CDK से जुड़ा रहेगा तो CDK की एक्टिविटी एक्टिव रहेगी। अब होता क्या है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को एक्टिव करने के लिए हमको तो ये बात पता चल गई ना, CDK साइक्लिन है एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो वो उसकी एक्टिविटी होनी है या रुकना है। अब ये बन गया, अब इस सेल को रोकना है तो वी प्रोटीन्स को एक्टिव कर देगा। ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस बन भी गए तो वी प्रोटीन्स क्या करेगा? इसको इनएक्टिव करके रखे रहेगा सेल को। जब सेल कंफर्म करेगा कि मेरे को ग्रोथ करना था, वो CAK को क्या करेगा? एक्टिव करेगा। अब CAK क्या करेगा? इस CDK में 161 पोजीशन में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देगा। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स के लिए बाधा क्या हो गई? ये फॉस्फेट ग्रुप हो गई ना, 15 टायरोसिन बाधा है। तो वो क्या करेगा? यूज करेगा फॉस्फेटेज एंजाइम को। और ये फॉस्फेटेज एक्टिविटी शो करता है साइक्लिन डिपेंडेंट CDK कॉम्प्लेक्सेस CDC25 के द्वारा। तो CDC25 क्या करेगा? इस इनिबिटर फॉस्फेट को डीफॉस्फोराइलेशन कर देगा। क्या करेगा? डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ of 15 टायरोसिन फॉस्फेट। जैसे ही ये एक्टिव हुआ तब क्या हुआ कि CDC25 के एक्टिव होने के बाद अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा वह साइक्लिन
CD के (161) फॉस्फेट के साथ। अब मैं बोल सकता हूं कि यह कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो गया है। तो सेल की ग्रोथ को प्रमोट करने का या फिर एम साइक्लिन को एक्टिवेट करने के लिए आपको 15 टायरोसिन रेसिड्यू फॉस्फेट को डीफॉस्फोरेट करना जरूरी है। CSIR नेट दिसंबर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये डीफॉस्फोराइलेशन CDC25 करता है और V प्रोटीन जो है इसको इनिबिट करता है। अब ये एक्टिव हो गया। अब अगेन अगर इस कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिव करना है तो V प्रोटीन अगेन एक्टिव हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स रुक जाएगा। तो इस प्रकार से रेगुलेशन साइक्लिन CDK की एक्टिविटी भी रेगुलेट होते रहती है। तो आपको याद क्या रखना है, CDC फॉस्फेटेज जो कि इनहिबिटर फॉस्फेट को रिमूव करने का काम करता है और CDK एक्टिवेटिंग काइनेज जो है वो 161 पोजीशन में फॉस्फोराइलेशन करने का काम करता है और इस कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। लिख लो एकदम आराम से, कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को बता देना। ध्यान रहेगा इतना। सर जब इसको डीफॉस्फोराइलाइज करेगा 15 टायरोसिन रेसिड्यूज को तो 61 पोजीशन पर 61 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप रहेगा क्योंकि ये एक्टिवेटिंग फॉस्फेट है। लेकिन जब उसको इनहिबिट करना रहेगा बी प्रोटीन की तरह तब वो 15th वाले को अगेन ऐड कर देगा यहाँ पर। किसको? इसकी इससे कोई मतलब नहीं, ये समय एक्टिव थोड़ी हुआ है। जब तक ये इनहिबिटर फॉस्फेट है तब तक ये एक्टिव नहीं हुआ है। इसको डीफॉस्फोरिलेशन किया गया CDC25 के द्वारा। ठीक, चलो कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या? हो गया मैडम, रिपीट तो कर दिया, ये मैसेज देख चुका था मैं आपका। ठीक है, चलो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रख करके कुछ कंडीशंस को बनाने की कोशिश करना। नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में अगर आप देखेंगे, जब वाइल्ड टाइप कंडीशन की बात करें, जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें क्या होता होगा कि V भी प्रेजेंट रहता होगा और CDC25 भी प्रेजेंट रहता होगा, है ना? तभी सेल क्या करता है कि G1 फेज से, देखो मान के चलो ये सेल है, इसके बाद वो G2 फेज को क्रॉस किया, फिर वो M फेज को क्रॉस करेगा और सेल प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा। ऐसा ही होगा नॉर्मल कंडीशन में, दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो ये नॉर्मल डिवीजन हम लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब M फेज का भी स्टार्ट हो, इसलिए V और CDC इंपॉर्टेंट है। M साइक्लिन बोला ना, ठीक।
अगर म्यूटेंट कंडीशन देखने को मिल गई, मैं यह क्या किया कि V को एब्सेंट कर दिया और मैंने बोल दिया CDC 25 प्रेजेंट है। तब इसमें, इस केस में क्या होगा, सेल जो है डिवाइड तो होगा, उसको पता नहीं रहेगा कि मैं कब G2 से M फेज में पहुंचूं। मतलब ये पता चल गया अब वो M फेज में कब उसको एक्टिव होना है ना। जो इनिबिशन रोक के रखा हुआ था V, वो इनिबिशन हट जाएगा। तो सेल क्या करेगा, प्रीमेच्योरली डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से M साइक्लिन और CDK को एक्टिव कर देगा, क्योंकि CDC 25 बस प्रेजेंट है, उसके पास वो इनिबिटर प्रेजेंट नहीं है जो उस कॉम्प्लेक्स को प्रीमेच्योर एक्टिवेशन के लिए रोक करके रेस्पॉन्सिबल रहता था। तो ये सेल डिवाइड तो होगा, लेकिन ये सेल जो है वो प्रीमेच्योरली डिवाइड हो जाएगा, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो प्रीमेच्योर डिवीजन हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वजह से क्या होगा कि हम लोगों को सेल का जो डिवीजन है, हम लोगों को प्रीमेच्योर हो गया तो वो हम लोगों को स्मॉल स्मॉल सेल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये रेगुलेशन हट गया कि G2 से वो M में गया था, M कब एक्टिव होगा तो प्रॉपर ग्रोथ। तो प्रीमेच्योर डिवीजन मतलब कि वो मैच्योर हुआ ही नहीं और डिवाइड हो गया। क्यों? क्योंकि CDC 25 वहाँ प्रेजेंट है, ये इनिबिशन हट गया है। दूसरा म्यूटेंट कंडीशन देखें, उसमें क्या होगा, अगर हम लोग V को प्रेजेंट रखें और CDC 25 को एब्सेंट रखें, तो सेल कभी भी M फेज को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो सेल डिवाइड ही नहीं हो पाएगा, बस उसकी ग्रोथ होते जाएगी, होगी ना, उसकी ग्रोथ होते गई। तो G2 फेज के पास तो वो गया, लेकिन सेल डिवाइड नहीं हुआ। ये सेल हम लोगों को लॉन्ग सेल्स देखने को मिलेंगे, केवल ग्रोथ हुई, डिवाइड इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि V CDC 25 एब्सेंट है। तो ये कंडीशंस भी आपसे पूछी जा सकती है। पूछी जा सकती क्या है, पूछा गया क्वेश्चन है CSIR नेट जून में, जून 2017 का क्वेश्चन है। ये भी पार्ट C में पूछा गया क्वेश्चन था। ये सेम कंडीशंस आप लोगों को दी गई थी और आप लोगों को इन चीज़ों को ध्यान पे रखना पड़ेगा। तो सेल इंक्रीजेस, सेल साइज इंक्रीजेस, बट सेल डज नॉट डिवाइड इन थर्ड केस। उसको पता ही नहीं है कि मैं फेज जाऊं। अब इसमें क्या हुआ, ग्रोथ करने की कोशिश कर रहा था, ये एक्टिव होने के बाद वो प्रीमेच्योरली डिवाइड हो गया। देखो, एक ही बेसिक फंक्शन को पकड़ के उसने इतने सारे कंडीशंस को बना सकता है। केवल एक बेस फंडा याद रखना है कि V जो है इनिबिटर फॉस्फेट से फॉस्फोलाइड करके रखे रहता है 15 पोजीशन, टायरोसिन रेसिड्यू के ऊपर जितना भी चीज़ें सब इंपॉर्टेंट है, और CDC 25 डी फॉस्फोलेट कर देता है उस इनिबिटर फॉस्फेट का। ठीक, चलो
ठीक, चलो नेक्स्ट कंडीशन, एस फेज में कंट्रोल देखते हैं। ये बात तो हम लोग एम साइक्लिन की किए, डिवीजन की। एस फेज में कंट्रोल और तगड़ा रहता है। तो कंट्रोल ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन इन एस फेज, कंट्रोल ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन in S phase, हम लोगों के पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से जब आप डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे इन यूकैरियोट्स तो आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और जिस जगह से, जिस पॉइंट पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इस कारण से मैं बोलूँगा उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसको अपन लोग ओरिसी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो जिस जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको अपन लोग बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक, इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में दो प्रोटीन्स आकर के जुड़ते हैं। एक होता है CDC6, दूसरा है CDT1। तो इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में ये जो CDC है CDC6 और CDT1, ये आ करके इससे जुड़ेगा। इसके बाद एक हेलिकेज आकर के जुड़ेगा और इस हेलिकेज का नाम है MCM क्या है? हेलिकेज। हेलिकेज का काम क्या है कि वह डीएनए डबल स्टैंडर्ड को अलग अलग कर देगा। MCM का फुल फॉर्म होता है मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस। तो मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस एक हेक्सामर है। मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस MCM प्रोटीन्स जो है वो हेक्सामर है 6 पॉलीपेप्टाइड्स का, जो कि रहेगा MCM2 से 7, तो 6 हो गए। तो 6 पॉलीपेप्टाइड्स का एक हेक्सामर है। वो क्या करेगा? इस कॉम्प्लेक्स में आ करके जुड़ जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स में आ करके जुड़ जाएगा।
ठीक, तो हुआ क्या, ये हेलिकेस की तरह काम कर रहा है और ये MCM, मैं यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, है ना, बाकी आप डिटेल में उस समय पढ़ेंगे, आपको ये चीज़ फिर से याद आएगी। तो MCM क्या है, ये कब बाइंड होगा, जब CDC6 और CDT1 इस ORIC सेगमेंट में जाकर के बाइंड होंगे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अपने को इसको ORIC कहते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में हमारे पास 245 बेस पेयर का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ठीक, उसमें थोड़ी सी कहानी थोड़ी सी अलग है स्टार्टिंग। तो इस प्रोसेस में DNA हेलिकेस जो है ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्ट्स एज DNA हेलिकेस, तो यह DNA हेलिकेस की तरह काम करता है। एक बार एक यहाँ पे MCM नहीं यार, यहाँ पे ORIC रहेगा। ये मैंने 6 पॉलीपेप्टाइड्स आप लोगों के लिए बना दिया है, ये एक्चुअल में MCM है, आपको याद रहे करके मैंने इसको हाइपोथेटिकली बनाया है। और MCM क्या करेगा, इस DNA को तोड़ने का काम करेगा, मतलब अलग अलग करने का काम करेगा। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को कहा जाएगा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को कहा जाएगा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या कहेंगे, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। हुआ क्या, ORIC सेगमेंट में CDC CDT1 आकर के जुड़ गए, MCM उसके बाद फिर एक बार प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स रेडी हो गया तो DNA रेप्लिकेशन वापस नहीं हो सकता, है ना, मतलब ये लोड हो गया तो DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट ओरिजिन से। तो एक बार प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स लोड हो गया तब तक के ये एंड नहीं हो पाएगा। फिर एक कंपाउंड है, एक प्रोटीन है जिसका नाम है जेमिनिन, जेमिनिन प्रोटीन्स। ये जेमिनिन प्रोटीन्स क्या करता है, ये इस CDT1 को इनहिबिट कर देता है। अब देखो, जब सेल को एस फेज में डुप्लीकेशन स्टार्ट नहीं करना है तो वो क्या करेगा, जेमिनिन को एक्यूमुलेट करके रखे रहेगा। ठीक, और इस जेमिनिन को अब ये डुप्लीकेट नहीं होगा, इस जेमिनिन को तोड़ने का काम करता है, डिग्रेड करने का काम APC। ध्यान से समझना चीजों को, जेमिनिन CDC1 को इनहिबिट करके रखा रहेगा। अब जब CDC1 इनहिबिट होगा तो ये पूरी प्रोसेस नहीं हो पाएगी, हो पाएगी बिल्कुल भी नहीं। अब सेल को डिवाइड होना है तो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, क्या बोला, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। फेवरेट क्वेश्चन है CSIR का, APC। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, एनाफेज को प्रमोट करेगा। एनाफेज प्रमोट करना चाह रहा है तो क्या होगा कि उसको DNA को डबल करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को
कंटिन्यू करना है तो एपीसी सिग्नल देगा कि भाई हाँ डुप्लीकेशन करना है। तो एपीसी क्या करेगा, जेमिनिन को डिग्रेड कर देगा, और जेमिनिन डिग्रेड हो जाएगा तो CDC1 अगेन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। ये डुप्लीकेशन का प्रोसेस फिर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो एपीसी एक्टिव तो जेमिनिन इनएक्टिव, और जेमिनिन इनएक्टिव तो CDC1 एक्टिव। तो ये कंट्रोल हम लोगों को देखने को मिलता है डुप्लीकेशन एस फेज में, जो एपीसी के द्वारा होता है। ये वाला पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पूरे प्रोसेस को अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें ध्यान पे रहेगी। बताओ भाई, कोई समस्या? सिंपल सा फंडा है, केवल इस डायग्राम से आपको पूरी चीज़ें कंप्लीट कवर अप हो जाएगा। ये एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, आप कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक, आगे बढ़ूं? आ रहा राकेश समझ में? कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहे हैं ना? चलो और कॉम्प्लिकेशन को थोड़ा बढ़ाते हैं। अब हम लोग देखते हैं रेगुलेशन ऑफ एपीसी। एपीसी का रोल हम लोगों को और देखने को मिलेगा। तो रेगुलेशन बाय एपीसी, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक, जब सेल एम साइक्लिन का लेवल बढ़ेगा तो वो मेटाफेज की मदद से सेंट्रल अलाइनमेंट शो कर देंगे। सेल में क्रोमोसोम इक्विटोरियल प्लेन में आ जाएंगे। उसके बाद इसका नेक्स्ट फेज जो है वो है एनाफेज। एनाफेज को स्टार्ट करने के लिए क्रोमोसोम्स को सेपरेट करना रहता है। ठीक, और मेटाफेज से एनाफेज के प्रोसेस या ट्रांजिशन के लिए हम लोगों को एपीसी का इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। अब जैसे ही वो एनाफेज की तरफ आगे बढ़ते जाएगा, एम साइक्लिन का लेवल डाउन होते जाता है, क्योंकि एम साइक्लिन का काम डिवीजन को स्टार्ट करवाना है। फिर बाकी एपीसी वाला चेक पॉइंट आ जाएगा, एनाफेज है ना। तो उस एनाफेज में ट्रांजिट करने के लिए एपीसी का मुख्य रोल रहता है। और ये एपीसी सोचिए कि एस फेज तक के लिए काम कर से स्टार्ट हो जाता है। एस फेज में अभी देखा हम लोगों ने। ठीक, तो एस फेज तक ये रहेंगे एक्टिव। ठीक, तो एम साइक्लिन सीडीके से एक्टिव रहेगा जब एम साइक्लिन एक्टिवेट रहेगा, मेटाफेज में पहुंच गया। अब उसको ट्रांजिशन करना है एनाफेज में, तब इस एम साइक्लिन को डिग्रेड करना पड़ता है। तब इस एम साइक्लिन को डिग्रेड करना पड़ता है, और इस डिग्रेडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा
इस डिग्रेडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा APC। याद रखे रहना, APC एक्टिव रहेगा, एम साइक्लिन को डिग्रेड कर देगा। मैंने बोला ना कि एम साइक्लिन जो है उसका लेवल डाउन होगा और APC एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये APC एक्टिव होगा CDH1 प्रोटीन से। क्या बोला? CDH1 प्रोटीन से। इवन इसके एक्टिवेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एक और प्रोटीन जिसका नाम है क्या बोला? CDC20। जैसे ही ये इन कॉम्प्लेक्सेस से जुड़ता है, APC जो है वह एक्टिव हो जाता है। ठीक, ये पहले कैसा था? इनएक्टिव। ये बेचारा पहले इनएक्टिव था। जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे ही पढ़ते जाओ, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हर एक स्ट्रेटेजी आप लोगों को मैं बता रहा हूं, सेल कैसे मेटाफेज से प्रमोट हो रहा है, G2 से M फेज स्विच हुआ तो कैसे वह ये इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट पे CDC20 और CDH1 के द्वारा पहुंचा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, CDC20 से भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, होता क्या है अब नेक्स्ट? जैसे ही APC एक्टिव हुआ, एम साइक्लिन जो है उससे एक प्रोटीन ऐड हो जाता है जिसको अपन लोग बोलते हैं यूबिक्विटीन। याद आया कुछ यूबिक्विटीन के बारे में? यूबिक्विटीन जिस प्रोटीन से ऐड हो जाएगा, प्रोटियोसोम जो है मतलब इस प्रोटीन का वो डिग्रेडेशन कर देगा। इस प्रोसेस का अपन यूबिक्यूटाइलेशन कहते हैं। ठीक, तो APC के एक्टिव होने से एम साइक्लिन जो हो गया डिग्रेड। पहला काम इसने यह कर दिया। इससे सेल को हिंट मिल गया कि एनाफेज प्रमोट करना स्टार्ट हो गया, शुरू करना है। अब आप देखो, अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं जो मेटाफेज में है, वो क्रोमोसोम जो है हम लोगों को दो प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे इन क्रोमोसोम्स में। इन क्रोमोसोम्स में हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। पहला प्रोटीन जो दो क्रोमोसोम्स को आपस में जोड़ करके रखा हुआ रहता है। क्या क्या बोल रहा हूं? जो दो क्रोमोसोम्स को आपस में एक दूसरे से जोड़ के रखे रहता है। इस प्रोटीन को हम कहेंगे कोहेजिन प्रोटीन।
इस प्रोटीन को क्या कहेंगे अपन? कोहेजिन प्रोटीन। इस प्रोटीन को हम लोग कहेंगे कोहेजिन प्रोटीन। और इस क्रोमोसोम में जो इस क्रोमोसोम को कंडेंस करके रखे रहता है, उस प्रोटीन को अपन लोग कहेंगे कंडेंसिन प्रोटीन। तो कंडेंसिन और कोहेजिन का नाम बहुत ध्यान से आप रखे रहो कि कंडेंसिन प्रोटीन जो है वो क्रोमोसोम्स को कंडेंस स्टेट पर रखे रहेंगे और क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, वो कोहेजन प्रोटीन्स के द्वारा जुड़ा रहेगा। सेट 2017 सेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोनों ऑप्शंस थे। कोहेजिन जो क्रोमोसोम को जोड़ करके रखे हुए रहते हैं। अब आप सोचो जब कोहेजिन एक्टिव रहेगा तो क्या एनाफेज में क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा? नहीं होगा। तो एनाफेज से पहले वाली स्टेट में कोहेजिन जो है वो क्रोमोसोम को इस तरह से जोड़ करके रखे रहता है। ठीक, नेक्स्ट देखो, एनाफेज का स्टेट जैसा ही आता है, इस कोहेजिन को अलग करके करने वाला काम करता है एक एंजाइम जिसका नाम है सेपरेज। तो क्रोमोसोम को सेपरेट करने का काम कौन करेगा? सेपरेज। लेकिन ये जो सेपरेज है, नीचे लिख लेता हूं, ऊपर हो गया, ये जो सेपरेज है इसको लेट मेटाफेज बोल सकते हैं। लेट मेटाफेज के स्टेज तक जैसे वो मेटाफेज से स्विच कर रहा है ट्रांजिशन वाले स्टेट। तो सेपरेज जो है वह मेटाफेज बाकी जगह पहले ये क्रोमोसोम सेपरेट मत हो जाए तो वो एक प्रोटीन से बाइंड रहता है ताकि सेपरेज एक्टिव ना हो, है ना। और उस प्रोटीन का नाम है सेक्यूरिन प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम है सेक्यूरिन प्रोटीन्स। तो सेक्यूरिन क्या किया होगा मेटाफेज में कि वो सेपरेज को पकड़ के रखा हुआ है, इस कारण से क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुए मेटाफेज में। ठीक, अब क्या होगा, रोल आएगा किसका? अपने बॉस का, जिसका नाम है APC। जब एनाफेज में जाना होगा तो APC अगेन एक्टिव हो जाएगा, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। अभी देखा ना हम लोगों ने। तो APC क्या किया? सबसे पहले इस साइक्लिन को डिग्रेड करके CDK को इनएक्टिव कर दिया। ठीक, सेकेंड स्टेट में क्या किया इसने कि APC जो है इनएक्टिव स्टेट में पड़ा हुआ था, CDC20 ने क्या किया, इस APC को एक्टिव कर दिया। क्या किया इसने? एक्टिव कर दिया। जैसे ही CDC20 ने APC को इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में पहुंचाया, तब सेक्यूरिन जो सेपरेज से जुड़ा हुआ था वो सेपरेज को छोड़ देता है। ठीक, तो सेपरेज क्या हो गया? फ्री हो गया।
अब सेपरेज जो है वह एक्टिव हो गया। सोचो एक एनाफेज के लिए इतना सारा चौचला हो गया, तो सेपरेज जो है वह एक्टिव हो गया। ठीक, अच्छा इस सेक्यूरिन का क्या हुआ, इसको देखो। एपीसी ने इस सेक्यूरिन को क्या किया, एपीसी ने इस सेक्यूरिन का यूबिक्यूटिलाइजेशन कर दिया। अरे एपीसी ने ना, तो इस सेक्यूरिन का यूबिक्यूटाइलेशन, यूबी से लिख रहा हूं, तो जैसे एपीसी आया सेक्यूरिन को डिग्रेड कर दिया, और सेक्यूरिन डिग्रेड करने के बाद ये जो है इसका डिग्रेडेशन हो गया। अब एनाफेज बिल्कुल रेडी हो गया। ठीक, इसका डिग्रेडेशन हो गया। ठीक, थोड़ा सा उठा देता हूं हल्का से, थोड़ा देर के लिए। ठीक, डिग्रेडेशन ही लिखा है मैंने, है ना। तो अब क्या होगा, ये सप्रेस क्या करेगा, डिग्रेड्स कोहेजिन, और क्रोमोसोम जो है वह सेपरेट हो जाएंगे। तो एपीसी के मुख्य काम आप लोगों को मैंने आपको बताया है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एनाफेज स्टार्ट करने के लिए एम साइक्लिन का डिग्रेडेशन एपीसी के द्वारा होता है, और एपीसी को एक्टिव करने के लिए CDC20 और CDH1 रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्रोमोसोम जो है जब मेटाफेज से पहले या मेटाफेज के स्टेज में कंडेंसिन और कोहेजिन के माध्यम से एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, सेक्यूरिन क्या करता है, इस कोहेजिन को तोड़ने का काम, इस क्रोमोसोम को अलग करने का काम होता है सेपरेज के द्वारा। सेपरेज को पकड़ करके रखा हुआ रहता है सेक्यूरिन। जैसे ही एपीसी एक्टिव होता है, ये सेपरेज जो है एक्टिव हो जाता है, और सेपरेज एक्टिव, तो एपीसी ने क्या किया, सेक्यूरिन को डिग्रेड कर दिया, और सेपरेज ने क्या किया, इस कोहेजिन को डिग्रेड करने के बाद इस क्रोमोसोम का सेपरेशन करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को ध्यान पर रखना है, वो है स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर्स प्रॉपर अच्छे से बैठे सही जगह पे कि नहीं, इसको भी कुछ प्रोटीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इतना आप अच्छे से बना के रख लो। आशा करता एकदम सिंपल तरीके से मैंने चीज़ों को बना दिया है, तो समझने में आसानी होगी।
ठीक है, कोई दिक्कत? एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मानना पड़ेगा। मेटाफेज में एम साइक्लिन्स एक्टिव रहेंगे और क्या क्या होगा, ये एम साइक्लिन सीडीके का काम, ये मैं आप लोगों को बताते जाता हूँ। चलो, आपने पूछा है तो मैं एक चीज़ को ऐड कर देता हूँ। मैडम बोलेंगे कि मैं आपको ऐड करने नहीं बोले हूँ सर। एम साइक्लिन सीडीके जो है मेटाफेज में नहीं बोल सकते। इस एम सीडीके का काम क्या है, इसको ध्यान पे देखो, क्या करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कुछ प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करता है सीडीके, एम सीडीके, ए सीडीके एक्टिव होगा तो एम सीडीके वो एक्टिव करता है एक प्रोटीन को जिसका नाम है पोलोलाइकाइनेस। बस सर चॉकलेट ही पढ़ाना था आपको लास्ट में। पोलोलाइकाइनेस बता रहा हूँ फिर से एक बार, जरूर बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। दूसरा प्रोटीन को जो एक्टिव करता है वो है ऑरोरा लाइकाइनेस। एमसीडीके ये दो प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करता है। अब इन प्रोटीन्स के काम देखिए। पोलोलाइकाइनेस जो है वह नॉर्मल स्पिंडल असेंबली के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। अब ये स्पिंडल्स क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, सेंट्रियोल्स से निकलेंगे, है ना। तो वो नॉर्मल असेंबली अच्छे से हो कि नहीं हो, वो पोलोलाइकाइनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल ये रहेंगे, ठीक। और ऑरोरा लाइकाइनेस जो है वह अटैचमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है इन स्पिंडल फाइबर्स का। अटैचमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है इन स्पिंडल फाइबर्स के। ये भी दो तरह के होते हैं, ऑरोरा लाइकाइनेस ए, ऑरोरा लाइकाइनेस बी, जिसमें से ए जो है इस स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है स्पिंडल फाइबर्स के, और बी जो है वो अटैचमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो एक स्टेबिलिटी और एक प्रॉपर अटैचमेंट दोनों मिला करके वो कंप्लीटली स्पिंडल अटैचमेंट के लिए काम करते हैं। तो ये सब जो प्रोसेस है ना, ये पूरा मेटाफेज वाले स्टेट में होते रहता है। तो मेटाफेज स्टेट में एम सीडीके एक्टिव रहेगा, पोलोलाइकाइनेस और ऑरोलाइकाइनेस सब एक्टिव रहेंगे। एक्टिव रहने के बाद मैं क्या बोल सकता हूँ, मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर सब अच्छे से और अलाइनमेंट अच्छे से हो गया। अब इसका काम खत्म है एमसीडीके का। अब एमसीडीके को अब नेक्स्ट फेज हमारे पास एनाफेज आना है। एनाफेज आने के लिए एपीसी कॉम्प्लेक्स को एक्टिव करेगा, कौन, CDC20 और CDH1। एपीसी जो है वो इस एम साइक्लिन को डिग्रेड कर देगा, इसका काम खत्म, सीधी सी बात, स्पिंडल असेंबली खत्म। अब क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो है सेपरेज एंजाइम, क्योंकि सेपरेज एंजाइम जो दो क्रोमोसोम्स को अटैच करके रखा रहता है उस कोएंजाइम को वो डिग्रेड कर देता है। डिग्रेड करने के बाद क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, तो एनाफेज की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। एकदम आसान, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो एक्सेल कितना सारा रेगुलेशन कर रहा है, ठीक है अनुराधा मैडम, आपको समझ में है। बाकी और किसी को कोई दिक्कत तो आप मेरे को बता दो। बाकी इसका एक्टिवेशन कैसा हुआ, डीफॉस्फोराइलेशन मैंने आपको बताया V और CDC25 से। इन चीज़ों को आप ध्यान पर रखे रहना।
ठीक है, चलो इसी में ऐड करते हैं कुछ और मजेदार चीजें। इतना बेस बन गया, इतना बेस बन गया, थोड़ा सा कैमरा पीछे कर लेते हैं। ठीक, ठीक। अब देखिए ये स्पिंडल फाइबर्स का अटैचमेंट जो है वह इस स्पिंडल फाइबर्स का अटैचमेंट जो है वह अगेन क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के एक हिस्से पे होता है जिसको अपन बोलते हैं काइनेटोकोर। याद होगा आपको, ठीक। अब ये जो अटैचमेंट है ये सेंट्रियोल से आ करके इस काइनेटोकोर में अटैच होता है, इतना हम सभी को पता है ना, ये सब चीजें हम लोगों को पता है। अब क्या होता है कि भाई ये स्पिंडल फाइबर्स ये अटैचमेंट, स्टेबिलिटी, नॉर्मल असेंबली के लिए मदद कर देता है। अब ये स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर्स में प्रॉपरली अटैच हुए हैं कि नहीं है ये चेक करता है अगेन स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स। याद है, कल ही बताया था मैंने, एनाफेज में ही प्रेजेंट रहता है, उसको चेक करता है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स के द्वारा कि वाकई में ये सब चीज़ें सही बैठी कि नहीं बैठी। इसको चेक किया जाता है सैक के द्वारा, सैक प्रोटीन्स के द्वारा। अब ये जो सैक प्रोटीन्स है बहुत सारे हैं, बताओ कौन कौन से। ये देखो MAD1, 2 and 3, MAD1, MAD2, MAD3 मैड प्रोटीन्स। इस मैड का फुल फॉर्म है माइटोटिक अटैचमेंट माइटोटिक अटैचमेंट डेफिशिएंट। तो माइटोटिक अटैचमेंट डेफिशिएंट जो है वो चेक पॉइंट्स ऑफ सैक प्रोटीन्स में इन्वॉल्व रहेंगे। दूसरा आप देखिए जो प्रोटीन्स है वो है BUB R1, 2 और 3। क्या क्या बोल रहा हूं, सैक प्रोटीन्स जो है वो मैड 1, 2, 3 और BUB R1, 2, 3 ये पूरे असेंबलीज के थ्रू एक सैक, इस चेक पॉइंट्स को जो प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है वो उसको अपन सैक प्रोटीन्स कहेंगे और उसका पूरी असेंबली हम लोग इसको कहते हैं। और इस BUB R1 का फुल फॉर्म है BUB R1 एक करो और BUB 1,
2 3 ऐसा कर दो, BUB 1 2 BUB 1, दूसरा कर दो BUB 2, ये बेटर रहेगा। इसका फुल फॉर्म है बडिंग uninhibited by benzaimidazole। इस कंपाउंड में इस प्रोटीन का इनिबिशन देखा गया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ठीक, तो ये सब पूरे प्रोटीन जो है ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं MCC। क्या कहेंगे? MCC, माइटोटिक चेकपॉइंट कॉम्प्लेक्स। माइटोटिक चेकपॉइंट कॉम्प्लेक्स। जब अब ये कॉम्प्लेक्स कब बनाएंगे? जब ये स्पिंडल असेंबली काइनेटोकोर से प्रॉपर अटैच नहीं हुए रहेंगे, तब ये पूरा प्रोटीन असेंबल करके रखे रहेंगे। ठीक, असेंबल होकर के रहेंगे। जैसे ही इनका अटैचमेंट हुआ, अच्छा ये असेंबली सबसे पहले किसको कौन सेंस करता है? MAD2 सेंस करता है। कौन सेंस करता है? MAD2। और MAD2 बाकी प्रोटीन्स को बना देंगे। ये BUBR1 जो है ये एक्चुअल में मैमल का प्रोटीन्स है, मैमल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है ना। तो मैमल्स जो है वो मैमल्स वाले प्रोटीन्स हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स जब बना रहेगा तब सेल क्या चेक कर रहा है? काइनेटोकोर जो है से स्पिंडल फाइबर्स अच्छे से अटैच हुए कि नहीं हुए। तो सैक प्रोटीन्स कब एक्टिव होते हैं? जब स्पिंडल फाइबर्स प्रॉपरली अनअटैच्ड रहते हैं काइनेटोकोर से, तब ये सैक प्रोटीन्स एक्टिव रहते हैं। ये कब एक्टिव होते हैं? अनअटैच्ड स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर्स। और काइनेटोकोर्स एक बार इनका अटैचमेंट हो गया, देखो जब ये अटैच हो रहे हैं तब ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ये एपीसी को इनिबिट करके रखा रहेगा। जब तक के इनका अटैचमेंट अच्छे से नहीं होगा, ये पूरा एमसीसी कॉम्प्लेक्स, माइटोटिक चेकपॉइंट कॉम्प्लेक्स जो है इस पूरे एपीसी को इनिबिट करके रखा हुआ रहेगा। अब सोचिए, जब एपीसी इनिबिटेड है तो सेपरेज एक्टिव रहेगा? नहीं रहेगा। तो जब ये कॉम्प्लेक्सेस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तब एपीसी अगेन एक्टिव हो जाता है, और एपीसी एक्टिव हो गया फिर एनाफेज प्रमोटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल हो गया। तो ये रेगुलेशन था हमारे पास
ठीक, अब देखो होता क्या है, ये एपीसी को इनहिबिट कैसे करेगा? जो MAD2 है, ये MAD2 जो है ये वास्तव में इस CDC20 की एक्टिविटी को इनहिबिट करके रखे हुआ रहता है। जब CDC इनहिबिट रहेगा तो APC ऑटोमेटिकली इनहिबिटेड हो जाएगा। इसी कारण से मैं बोल रहा हूं कि ये सोचो YouTube में ऐसे वीडियोस अगर डल जाए, इतने बारीक पढ़ाने वाले लोग, तो क्या होगा? हाहाकार मच जाएगा। क्यों राकेश? इतने बारीक से कौन पढ़ता है? हम पढ़ते हैं। तो आपको सैक प्रोटीन जो है उसका MAD2 जो है उस CDC को इनहिबिट करता है, इसलिए अल्टीमेटली APC इनहिबिटेड हो जाता है। ठीक, चलो इतना ही काफी है ऐसा लग रहा है आज। ठीक, तो ये सेल साइकिल्स के कुछ रेगुलेशंस हैं, और भी कुछ प्रोटीन्स के रेगुलेशंस बचे हुए हैं, जो अगर DNA डैमेज हो जाए तब कौन से प्रोटीन एक्टिव हो जाएंगे, ये सब चीज़। तो DNA डैमेज जो होंगे वो उसका सीधा संबंध ऑन्कोजीन्स से भी होगा। ठीक, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपके पास डायग्राम बन गया है, इसका हम फोटो खींच करके ग्रुप में भी डाल देंगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो आप मेरे को एक बार मैसेज कर दें, उसके बाद फिर मैं छोड़ता हूँ। सब वीडियो 10 मिनट से रन नहीं कर रहा है, तो आपके साथ नेटवर्क में कोई इशू होगा मैडम? मैंने कोई वीडियो रोक के नहीं रखा हुआ है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि वापस प्रॉपर स्ट्रीमिंग हुई है कि नहीं हुई है। बहुत अच्छे से चल रहा है सर। आपके साइड नेटवर्क का इशू है। बाकी क्लियरिटी बहुत अच्छी है और सब चीज़ें मेरे हिसाब से हुई है। नहीं, स्ट्रीमिंग हुई अच्छे से। सैक प्रोटीन जो है सैक प्रोटीन्स स्पिंडल असेंबली, देखो होता क्या है कि ये क्रोमोसोम जो है स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोक और अटैच करते जाते हैं। देखो ये पूरे प्रोटीन्स भी मदद कर रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स को अरेंज करने के लिए। अब स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से अटैच होना स्टार्ट करेगा। जैसे इसका प्रॉपर अटैचमेंट नहीं हो पाएगा, अब ये स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच नहीं तो सेपरेट क्यों होगा? इस बात को सोचो ना। जब ये स्पिंडल फाइबर इस काइनेटोकोर से अटैच नहीं तो सेपरेट होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। सही बोल रहा हूं नहीं? तो ये कब एक्टिव होगा? ये सैक प्रोटीन्स कब एक्टिव होंगे? जब इस स्पिंडल फाइबर का अनअटैच्ड काइनेटोकोर के साथ, स्पिंडल फाइबर्स का अटैचमेंट काइनेटोकोर जिस क्रोमोसोम से नहीं हुआ तो सैक प्रोटीन्स एक्टिव रहेंगे। सैक प्रोटीन्स क्या करेंगे? इस एपीसी को इनहिबिट करके रखे रहेंगे, प्रॉपर अटैचमेंट कर देंगे इन सब की मदद से, पोलोलाइक ऑरोलाइक सब की मदद से प्रॉपर अटैचमेंट कर दिए। जैसे ही वो अटैचमेंट कर दिए तब क्या होता है, ये अपनी असेंबलीज को छोड़ देते हैं। पहले क्या हुआ, ये पूरा असेंबल हो जाएंगे। जब ये पूरा असेंबल होंगे तो एपीसी इनएक्टिव रहेगा, और जैसे ही अपनी असेंबली से पूरे प्रोटीन एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, MAD1, 2, 3, BUBR1, BUB1, 2, ये पूरे प्रोटीन एक दूसरे से
अलग अलग हो जाएंगे, और अलग अलग होने के बाद ये जो प्रोटीन्स है ये फिर से ये एपीसी फिर अगेन एक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स का इनिबिशन इस CDC20 के पास है, और CDC20 जब से इनिबिट होके रखे हुए हैं तो भाई एपीसी कैसे एक्टिव हो सकता है? पूरा जीवन का सार, कोई सा भी बुक पढ़ लो, कोई सा भी पढ़ लो, इससे ज़्यादा कुछ कहीं नहीं दिया होगा, है ना। तो MCC कॉम्प्लेक्स बोले इस पूरे कॉम्प्लेक्स, इसलिए मैंने इसको बॉक्स के अंदर डाल दिया, माइटोटिक चेक पॉइंट कॉम्प्लेक्स। मैंने कल फिर से बात करी थी कि एनाफेज के पास स्पिंडल असेंबली कॉम्प्लेक्स चेक पॉइंट्स भी होता है एनाफेज में। तो जब तक के प्रॉपर अटैचमेंट स्पिंडल फाइबर का काइनेटोकोर के साथ नहीं हुआ है तो सैक प्रोटीन्स एक्टिव रहेंगे। कोशिश चलते जाएगी पोलो लाइक काइनेज और ऑरल लाइक काइनेज की मदद से कि वो प्रॉपर अटैचमेंट हो जाए। इतने सारे तामझाम एनाफेज में इसलिए हुआ क्योंकि सेपरेशन सेल को गलत नहीं करना है क्रोमोसोम का, अगर गलत हो गया तो बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। इस कारण से इतने सारे रेगुलेशंस रखे हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि CDK के कौन कौन से इनिबिटर्स हैं, जब DNA डैमेज हो जाता है तब कौन कौन से प्रोटीन्स एक्टिव हो जाते हैं। ठीक, एक और रेगुलेशन हम लोग देखेंगे E2F प्रोटीन्स का, तो तब जा करके हमारा सेल साइकिल के टॉपिक कंप्लीट होगा। आया समझ में? कुछ और पूछना है? मैं 5 मिनट और रुक सकता हूं। किसी को कुछ और पूछना है? मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो का अगेन प्रीमियर मैं आपको डालूंगा सेम क्लास का। आप मेरे साथ साथ लाइव में जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ सकेंगे प्रीमियर के हिसाब से। बहुत जल्द डाल दूंगा जब ये वीडियो प्रोसेस हो जाएगा, कोई 1.5 घंटे का वीडियो बन चुका है ना। तो आप फिर से उसको रिवाइज कर सकते हैं। इस कारण से मैंने पूरे डायग्राम्स को बहुत अच्छे से बना करके रखा हुआ है। सब डायग्राम्स आपके ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, बहुत अच्छे से बना करके रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे P53 RB प्रोटीन्स, इनिबिटर प्रोटीन्स और ऑन्कोजीन्स। ठीक है, चलो ठीक है, आराम से देख लो, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे इतने वाले एरिया से। चीजें पूरे डायग्रामेटिकली है, हर एक एरो का यहाँ पे मतलब है। P21 भी पढ़ेंगे हम लोग, P21 भी कल पढ़ेंगे, तो सब चीज़ों को अगेन पूरा करेंगे। और एक दिन हम लोग पूरे सेल बायोलॉजी को इस एक बोर्ड में बना के दिखाता हूँ फिर। ठीक है, जैसे कि मैंने इतने सारे रेगुलेशंस को एक साथ कर दिया वैसे वो भी कर दूंगा, इसलिए आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। अनअटैच्ड, अरे भाई सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर हो गए तो हर जरूरी थोड़ी है कि सेल कभी भी एक आदमी के स्पिंडल फाइबर बनने स्टार्ट हो गए तो वो अटैच हुए कि नहीं हुए काइनेटोकोर से। उन सबको चेक करने का काम सैक प्रोटीन्स करेंगे। ठीक है, तो वो अनअटैच्ड काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स का अनअटैच्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है, चलो आराम से पढ़ो। अगेन आपको इस वीडियो का प्रीमियर हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा, मैं आपको बहुत जल्द उसका लिंक भेज दूंगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यस।